नमस्कार, दूरदर्शन के खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। और सुबह की शुरुआत सुप्रभात के साथ करेंगे, लेकिन आज हम कुछ खास लेकर आए हैं क्योंकि बारिश का मौसम है और सावन के माह में जहां प्रकृति अपना श्रृंगार करती है, तो वहीं मानव जीवन में भी कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। और उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से नेत्रों का ध्यान रखें, किस तरीके से त्वचा का ध्यान रखें और कौन सी औषधि हम लें, इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो प्रकृति है वो अपने आप में सौंदर्यीकरण कर रही है, बदलाव कर रही है, उसके पहले हम देख लेते हैं कि आज का इतिहास क्या है। और आज के इतिहास की अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौते पर आज हस्ताक्षर हुए थे। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति थे और इस दौरान इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने शिमला समझौते पर शिमला में हस्ताक्षर किए थे। और ये जो मुलाकात है वो तकरीबन 4 घंटे चली थी और 2 जुलाई की रात को दोनों नेताओं के बीच में ये मुलाकात हुई थी। और ख़ास बात ये भी है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सीधे तौर पर ये जो पूरा घटनाक्रम है वो देखा गया था। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के कई सैनिकों ने, 45,000 से ज़्यादा सैनिकों ने यहाँ पर आत्मसमर्पण किया था और पूर्व पाकिस्तान में ये जो पूरा घटनाक्रम है वो देखा गया था। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से आज के दिन में क्या कुछ खास है। उसके पहले हमने ये आपको दिखाया, लेकिन अब हम बात करेंगे आज के शुभ विचार की। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो आज की तिथि क्या है उस पर अब एक नज़र डाल लेते हैं। विक्रम संवत 2080 श्रावण मास की कृष्ण पक्ष द्वितीया है, 3 अगस्त 2023 दिन गुरुवार। तो ये तिथि आज की हमने आपको बताई, इतिहास आपको बताया। और अब हम बात करेंगे आज के हमारे विषय की, जो नेत्र की बात है, त्वचा की बात है, इसके अलावा औषधियों की बात है। और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। सीधे उनसे आपकी पहले मुलाकात कराता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशा मिश्रा जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ त्वचा रोग विशेषज्ञ के रूप में एम्स की सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर अपर्णा साहू जी, वो भी हमारे साथ हैं। मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। निशा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि अगर हम बात करें तो सावन का पवित्र माह भी चल रहा है, बरसात देखने को मिल रही है, प्रकृति एक तरफ अपना सौंदर्यीकरण करती है तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई सारे परिवर्तन मानव जीवन में भी देखने को मिलते हैं। और अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो कंजक्टिवाइटिस जो आँखों की बीमारी है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। तो क्या कारण है इसका, जो ये बीमारी हर दूसरे व्यक्ति में अभी पाई जा रही है, तो सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? ये कंजंक्टिवाइटिस, इसको आम भाषा में अपन आई फ्लू कहते हैं। इसका मेन कारण ये होता है कि जो बारिश और के कारण जो ह्यूमिडिटी और जो टेम्परेचर है वो वायरस के लिए ग्रो होने के लिए बहुत ऑप्टिमल है, मतलब उनके लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर है। तो उसमें ये ग्रो बहुत ज़्यादा करते हैं और ग्रो ज़्यादा करते हैं तो वो फिर इन्फेक्शन करते हैं। इसलिए ये कारण है बारिश के दिनों में आई फ्लू अक्सर होता है, तो इसलिए होता है। मैम, आई फ्लू का कारण तो आपने बता दिया, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे ये आ रही है कि आजकल हम देख रहे हैं मौसम में जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है, लोग स्वयं से खुद डॉक्टर बन गए। लगातार देखने में आ रहा है कि कंजक्टिवाइटिस फैल रही है, लगातार गवर्नमेंट्स की तरफ से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। और कुछ लोग अस्पताल भी पहुँच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सीधे औषधि की दुकान पर पहुँचते हैं, ड्रॉप्स लेते हैं और यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इसका क्या नुकसान है? इसका ये जो चल रहा है कि मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट लोग मरीज दवाइयाँ ले रहे हैं, ये नहीं लेना चाहिए। हमेशा आँखों का इलाज हमेशा आँखों के डॉक्टर से कराना चाहिए। उन लोग स्टेरॉइड भी दे रहे हैं, जो कि स्टेरॉइड जो है इस बीमारी में नहीं डालना चाहिए। स्टेरॉइड डालने से बीमारी और बढ़ जाती है। हमारे हॉस्पिटल में बहुत से पेशेंट आ रहे हैं, बोले कि हम मेडिकल स्टोर से हमने दवाई ले ली थी और अभी तक हमारी ठीक नहीं हुई है। तो कृपया करके मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट दवाइयाँ नहीं लें, हमेशा आँखों के डॉक्टर से ही दवाई लें।
तो आंखों के डॉक्टर से ही दवाई लें, खुद विशेषज्ञ ना बने और ना ही किसी की सलाह पर दवा लें, क्योंकि आंखों का मामला है, रोशनी का मामला है और अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आंखें की रोशनी जाने का भी खतरा रहता है। मैम आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ त्वचा रोग विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, डॉक्टर अर्पणा साहू जी। मैम आपके पास आना चाहूँगा, बरसात का मौसम है और फंगल इन्फेक्शन एक कॉमन परेशानी है, तो ये कैसे होता है सबसे पहले तो, और इसमें क्या रोकथाम रखना चाहिए? बारिश में सबसे ज़्यादा कॉमन जो स्किन में जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन है। जैसे बारिश में नमी और गीलेपन के वजह से फंगस का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, खास करके बॉडी फोल्ड्स में। तो आजकल ये सिर्फ बारिश और गर्मी में ना पाके पूरे साल हमें देखने मिलता है। पिछले कुछ सालों में इनके इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, एक एपिडेमिक ही बोल सकते हैं। तो और लेकिन ये बारिश और गर्मी में ज़रूर काफ़ी बढ़ गए हैं। ये हमारे बॉडी फोल्ड्स में जहाँ पे नमी और गीलेपन ज़्यादा करके रहता है, तो वहाँ पे फंगस ज़्यादा ग्रो होने की वजह से हमें बॉडी पार्ट्स में, जैसे कि प्राइवेट पार्ट्स, अंडर आर्म्स, छाती के नीचे पाया जाता है। बट बहुत बार अगर हमने वहाँ पे शुरुआत होती है, बट बहुत बार अगर हमने इन्फेक्टेड कपड़े, कोई टावल या इन्फेक्टेड वस्तुएँ जैसे पार्लर्स में यूज़ होते हैं, तो फिर वो बॉडी के किसी भी पार्ट से शुरू हो जाते हैं। और जो लोग पानी में बहुत ज़्यादा काम करते हैं या बारिश में बहुत ज़्यादा देर तक गीले रहते हैं, तो उनके उंगलियों के बीच में और पैरों की उंगलियों के बीच में नमी बनी रहती है और वहाँ पे फिर इन्फेक्शन, फंगल ग्रोथ होता है जो यूजुअली वाइटिश कलर का होता है, तो जिसे हम इंटरट्राइगो कहते हैं। अलग मोटापे में भी बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से फंगल ग्रोथ होता है और बारिश में ये पसीना और बढ़ जाता है, तो फिर उसमें फंगल ग्रोथ बढ़ जाता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, जिनकी प्रतिकार शक्ति और बाकी इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशंस होते हैं जिसमें बाकी जिनमें प्रतिकार शक्ति कम होती है, उनमें भी फंगल इन्फेक्शन की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। चांसेस तो बढ़ जाते हैं, लेकिन सवाल वही जो मैम से पूछा था, लोग जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि जो टेलीविज़न पे हमने प्रोडक्ट देखा है, ऐड देखा है, उसका यूज़ कर लेते हैं, इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा, आराम भी लग जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहिए? सबसे पहले तो हमें बचना है। कैसे बचें हम उससे? तो हमें 2 बार नहाना चाहिए, खास करके जिन्हें पसीना और पसीना ज़्यादा आता है, उन्होंने 2 बार नहाना चाहिए। हम नहाने के बाद अच्छे से हमारे बॉडी को सूखा पोंछना चाहिए और एंटी फंगल पाउडर्स यूज़ कर सकते हैं। टाइट कपड़े, जीन्स ना पहने, हर बार धुले हुए कपड़े पहने। हमें लूज़ कपड़े पहनने चाहिए, जैसे कि जिससे हवा आती जाती रहे, है ना। क्लोज जूते ना पहने। और सबसे एक मेन चीज़ ये कर सकते हैं कि जो ऑफिस ट्रैवलर्स है, जो बारिश में भीग जाते हैं, तो वो एक अलग से एक जोड़ा कपड़ा रखे और ट्रैवल करते समय चप्पल पहने और जब पहुंच जाए तब शूज़ पहने। जब भीग जाते हैं तो खुद से सूखा करके कपड़े चेंज कर ले, तो नमी ना बना रखे। ये मेन उसके बचने के लिए है। लेकिन अगर फिर भी हो जाता है तो जैसे मैम ने बोला कि तुरंत डॉक्टर के पास, मतलब बेसिकली जैसे आई के लिए आई डॉक्टर के पास गए, तो यहाँ पे भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास ही जाए, ना कि मेडिकल से लेके खुद से दवाइयाँ करें। और मतलब ये क्या बोलते हैं कि हमें हमारे कपड़े अलग से रखें, कपड़े गर्म पानी में 10-15 मिनट भिगाए और फिर धोने डालें। जब भी आप वॉशरूम, खास करके फीमेल्स में जब भी वो वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो फिर हमें प्राइवेट पार्ट को अलग से कपड़ा रख के पोंछे। वो कपड़ा भी रोज़ का रोज़ वॉश होना चाहिए। और जो मेडिकल से जो बहुत लोग क्या करते हैं कि मेडिकल से दवाइयाँ ले ली या किसी फ्रेंड के सजेशन से दवाइयाँ ले ली, तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेरॉइड होते हैं। तो स्टेरॉइड कोई भी इन्फेक्शन को सिर्फ दबाने का काम करता है। जब हम यूज़ करते हैं तो इनिशियली लगता है कि अरे वाह, मेरी खुजली ठीक हो गई, मेरा दांत ठीक हो गया, ये तो ठीक है, चला गया, तो एक दिन में चला गया। तो लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं तो इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। तो उनको लगता है कि इन्फेक्शन बढ़ता है और फिर जब वो दोबारा आता है तो वो ठीक होने की स्थिति में भी नहीं होता। और क्या होता है कि वो लोग लगाना चालू करते हैं, ठीक हो जाता है और फिर बंद कर देते हैं और फिर वो तेज़ी से फैलने लगता है और वो फिर से बार बार लगाने लगते हैं और एक तरह से एडिक्ट हो जाते हैं। और यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से पूरे शरीर में फैलने लगा है और कहीं बहुत ज़्यादा फैलने लगा है फंगल इन्फेक्शन। निश्चित रूप से, और बरसात का मौसम है और जो सावधानियां हमारे विशेषज्ञ ने बताई है उसका आप भी पालन करें। और ये हमारा टेलीफोन इन लाइन कार्यक्रम है। आप जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो लगातार इस कार्यक्रम के ज़रिए
अपने जो सवाल है हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर लगातार आपको नंबर दिखाए जा रहे हैं और इन नंबरों पर कॉल करके आप अपने सवाल, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान हमारे विशेषज्ञों से पा सकते हैं। मैम, आपके पास आना चाहूँगा। अगर हम कंजक्टिवाइटिस को समझें तो कंजक्टिवाइटिस हर दूसरा व्यक्ति जानता है कि भाई कंजक्टिवाइटिस हो गया है, काला चश्मा लगाना है, दूरी रखना है, लेकिन बेसिकली ये है क्या और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कंजंक्टिवाइटिस जो है एक तरह का इन्फेक्शन है और ये बहुत जल्दी फैलता है और ये मेनली फैलता है यदि जैसे जो मरीज है, जो कंजंक्टिवाइटिस का मरीज है, उसने अपनी आँखों को छुआ और उसने किसी जगह पे छुआ या उसके कपड़े और उस जिस जगह पे छुआ उसको दूसरा आदमी छूता है और अपनी आँख में लगाता है या आँख में खुजली हो रही है, तो फिर ये इस तरह से फैल जाता है। कॉन्टैक्ट से फैलता, टच से फैलता है। ऐसे जैसे आँख से नहीं, जैसे आपने उनकी आँख देख ली तो ऐसे नहीं फैलता है। तो जो अपने को मेन प्रिकॉशन ये लें, जैसे घर में है तो जो भी मरीज है वो उसके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होते हैं, जैसे रुमाल है, तकिया है, और हो सके तो कमरे में ही अलग रखें जिससे कि घर में और लोगों को नहीं हो। यूजली हमारे यहाँ हॉस्पिटल में ये हो रहा है कि पहले एक मरीज आता है और सेकेंड डे पूरा फैमिली आ जाती है, पूरी फैमिली को फैल जाता है और ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, सब बहुत जल्दी फैलता है। तो इसमें यही प्रिकॉशन है कि जब भी आप यदि अपनी आँख में हाथ लगाएं, खुजली हो रही है, कुछ हो रहा है, तो हमेशा साबुन से रगड़ के हाथ धो लें और फिर लगाएं। बाहर से आएँ, साबुन से हाथ धोएं और फिर आप घर के काम करें। इस तरह से आप प्रिकॉशन लेंगे, टच से दूर रहेंगे तो फिर आप बच सकते हैं। मैम, एक चीज़ और है, क्योंकि बरसात का मौसम है और आँखों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस आ गया तो सब लोग बात करने लगे आँखों की, लेकिन अमूमन लोग आँखों का ध्यान नहीं रखते। तो इसके लिए क्या टिप्स हैं कि कैसे हम इस मौसम में अपनी आँखों का ध्यान रख सकते हैं? किन ड्रॉप्स का उपयोग कर सकते हैं? या कई लोग गुलाब जल डालते हैं, कई लोग अभी भी सुरमा लगाते हैं, तो इससे हानि है या फ़ायदा है, या किस तरीके से लोग कुछ बेहतर चीज़ें डाल सकते हैं? उसके लिए आपकी क्या टिप्स हैं? हमारा तो सजेशन ये है कि हाँ, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स कंजंक्टिवाइटिस के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स आती हैं, वो आप किसी भी आँख के डॉक्टर से लिखवा सकते हैं, वो डालिए। और बाकी ये सब जो है, ये इन सब चीज़ों का मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकती। हाँ, ये कहती हूँ कि वो जो भी आप गुलाब जल डालें या सुरमा डालें, यदि वो पुराना होगा तो वो बिल्कुल भी मत यूज़ करिएगा, और इनके क्या इफ़ेक्ट है ये भी मैं नहीं जानती। हाँ, मेरा सजेशन ये है कि एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स ही डालें। तो कुल मिलाकर हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका यही कहना है कि डॉक्टर की सलाह पर जो बेहतर प्रोडक्ट्स हैं और खास तौर पर आई ड्रॉप्स जो लगातार लोग अभी आंखों में कंजक्टिवाइटिस से बचने के लिए डाल रहे हैं, वो किसी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ हो तभी आप डालें, नहीं तो आपकी आंखों को इससे खतरा भी हो सकता है। लौटूंगा मैम आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर अर्पणा साहू जी लगातार बनी हुई है। मैम, आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि आपने फंगल इन्फेक्शन के बारे में विस्तार से बताया, एक समस्या और आती है इस मौसम में, कई लोगों को दाने की समस्या हो जाती है, किसी को हाथ में हो रहा है, किसी को पीठ में हो रहा है, और कई बार उसमें इरिटेशन भी काफ़ी होता है, तो लोग परेशान रहते हैं। कई लोग पाउडर्स का यूज़ करने लगते हैं और पता चलता है कि बिना डॉक्टर को दिखाए जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए उसके बाद स्थिति और भयावह हो जाती है। तो यहाँ पर क्या ये फंगल इन्फेक्शन का ही प्रकार है, या बारिश के कारण या नमी के कारण ही ये परेशानी आ रही है? क्या ये कोई अन्य बीमारी है जो इस मौसम में आती है? बारिश में ना सिर्फ फंगल इन्फेक्शन देखने मिलता है, बाकी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। स्वेटिंग, नमी के कारण जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उसके पोर्स बंद होने की वजह से उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो कि घमौरियों के रूप में शुरू होते हैं, और फिर उसके ऊपर जब नायलॉन के या पॉलिस्टर के कपड़े से रगड़ खाने से उसके वहाँ पे आजू बाजू की स्किन और रेड हो जाती है। तो इसलिए बारिश में ये दाने, रैशेस बहुत बढ़ जाते हैं। और सेकंड है कि बारिश में इंसेक्ट बाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मच्छर, बहुत छोटे छोटे मच्छर होते हैं, प्लस एक काला कलर का लंबा सा कीड़ा होता है जो उड़ता भी, ब्लिस्टर बीटल बोलते हैं उसे, तो वो ब्लिस्टर बीटल डर्मेटाइटिस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बाकी मतलब पीठ पे वगैरह, तो क्लोज एरियाज़ पे घमौरियाँ, और बाकी ओपन एरियाज़ में इंसेक्ट बाइट के रिएक्शंस बढ़ जाते हैं। तो मेनली इसमें सावधानी क्या रखना है? क्योंकि अगर हम बात करें तो लोग दवा लेने नहीं जाते, जैसे इंसेक्ट बाइट की आपने बात की, तो अभी रात के समय में जैसे ही पानी गिरता है उसके बाद जो इंसेक्ट्स निकलते हैं वो कई बार लोगों को बाइट कर लेते हैं, लेकिन वो लोग उस समय तो उसको हल्के में ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ भी एंटीसेप्टिक लगा लिया, लेकिन बाद में पता चलता है सप्ताह भर बाद वो एक
बड़े घाव का रूप भी ले लेता है, और ख़ास तौर पर जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं? तो इनिशियली बचने के लिए तो हम वही है कि सूती कपड़ा पहने, पसीने से बचने के लिए 1-2 बार नहाएं। बट अगर हो जाता है तो हम तुरंत कैलामीन लोशन लगा सकते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे सोफ्रामाइसिन ये सब लगा सकते हैं। और अगर खुजली बहुत हो रही है तो एविल जैसे या फिर लिवोसेट्रिजिन जो है वो इजीली अवेलेबल होता है, तो वो और बहुत सारे लोगों के पास होता है, वो इनिशियली खा सकते हैं, लेकिन वो जी। जैसे बढ़ जाता है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, क्योंकि ये जो समस्या है दिखती ज़रूर मामूली है लेकिन मामूली होती नहीं, और अगर बढ़ जाए तो आपको काफ़ी परेशान भी करेगी। मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा था, क्योंकि बरसात का मौसम है तो इसमें एक चीज़ कॉमन हो जाती है कि इस समय लोग पिकनिक मनाने जहाँ पर पानी है, वाटर, वहाँ पहुँचते हैं, कई बार स्विमिंग भी करते हैं। और हमने देखा है कि जब पानी में लोग नहाते हैं, कई डैम्स पर एक लुत्फ़ उठाते हुए लोग पिकनिक मनाते नज़र आते हैं, और उसके बाद उनको कई सारी परेशानियाँ होती हैं। तो क्योंकि बरसात में हम देखते हैं प्रकृति अपने आप को साफ़ करती है, उसका सौंदर्य बढ़ता है, तो लोग भी निश्चित रूप से आकर्षित होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खतरा ये भी रहता है कि जब आप बरसात के पानी में या कहीं पर नहर में या कहीं वाटरफॉल में नहा रहे हैं, तो उसके बाद कई बार रिएक्शन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ कौन कौन सी सावधानियाँ रखें, और अगर यहाँ पर भी, क्योंकि कई बार परेशानियाँ यहाँ पर भी निकल कर सामने आती हैं? ये चीज़ें तो मतलब इसमें पानी जैसे जो बारिश है वो ऑलरेडी एसिडिक होता है, तो उसके वजह से भी ये पानी में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से रिएक्शंस बढ़ जाते हैं। लेकिन मज़ा तो उठाना है, तो फिर वही है कि जैसे तुरंत जब पानी से निकले तो या स्विमिंग पूल से निकले या वाटरफॉल से निकले तो तुरंत अच्छे से नहा ले, है ना। एक हल्का सा लाइट लोशन लगाए, वाटर बेस्ड लोशन लगाए, जिससे जो भी अगर रिएक्शंस है वो होने के चांसेस कम होते हैं। मैम एक चीज़ और है कि इस समय कहते हैं कि गर्म पानी या कुनकुने पानी से ना सिर्फ नहाना चाहिए, बल्कि जो अपने कपड़े हैं जिनको फंगल इन्फेक्शन हो गया है उनको अपने कपड़े भी गर्म पानी में ही धोना चाहिए, उससे बैक्टीरिया जो है मर जाता है। क्या ये सही बात? हाँ, डेटॉल की ज़रूरत नहीं है। गर्म पानी में 10-15 मिनट हमारे कपड़े भिगाएं तो फंगल इन्फेक्शन खास करके होने के मतलब फंगस मरने मतलब इजी होता है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे कपड़ों में जो फंगस है वो अगर हम उसे गर्म पानी में नहीं भिगाए या धूप में नहीं सुखाए तो फिर वो कपड़ों में रहते हैं, 3-4 महीने तक भी रहते हैं। और जी। अभी जैसे बारिश में धूप भी नहीं निकलता है तो गर्म पानी में धोना एक अच्छा कई बार आप लोग ये भी कहते हैं कि आयरन कर लिया करें कपड़े अंदर पहनने के पहले। हाँ अंदर अंदर की के तरफ तरफ से। से आयन कर लीजिए, करना अच्छा है। स्केबीज वाले जो पैरासाइट्स होते हैं वो भी उससे आयन करने से मर जाते हैं। तो दर्शकों, काफ़ी खास जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर हम लगातार जो हमारे नंबर्स हैं वो फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करके लगातार हमारे विशेषज्ञों से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। मैम एक चीज़ और समझना चाह रहा था, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर हम बात करें ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, और ख़ास तौर पर लड़कियों में, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, लोगों को रहता है कि हम दूसरों से बेहतर दिखें। और ये जो सीज़न होता है, तमाम चीज़ें इस सीजन्स में पार्लर्स में आजकल हो रही हैं, और हम देख भी रहे हैं कई लोगों को मुहासे हो जाते हैं, अन्य परेशानी होती है, और वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कारण होती हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती कि हमारे चेहरे पर हमें लगाना क्या है। और उसके बाद जब आपके पास पहुँचते हैं, कई मरीज़ पहुँचते भी होंगे, तो वो ये कहते होंगे कि हमारे मैम बहुत परेशान है, दर्द भी है। तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है और लोग आपके पास आते हैं, तो किस तरीके के मरीज़ आप वहाँ पर देखती हैं ख़ास तौर पर? और ऐसे में क्या जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स टीवी पर एडवर्टाइज्ड हो रहे हैं वो डायरेक्टली यूज़ करना सुरक्षित है या नहीं? मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन के अलावा डर्मेटोलॉजिस्ट के सलाह से ही अगर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है जी। मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन भी मौसम के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। जैसे अभी जैसे बारिश का मौसम है, बहुत नमी बनी रहती है और ह्यूमिडिटी के कारण भी पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन दोनों भी वाटर बेस या लोशन बेस लगाया कर, हैवी मेकअप नहीं करना चाहिए, जिससे और ये पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और फिर बढ़ जाते हैं, पिंपल्स बढ़ जाते हैं। तो और बहुत सारे लोग अगेन फेस पे भी स्टेरॉइड लगाने का, स्किन लाइट, मेलालाइट, पता बहुत सारे नामों से ये आते हैं जिससे हाँ ब्यूटी जो बोलते हैं कि इससे गोरा हो जाएगा, इससे पिंपल्स चले जाएंगे। अगेन सेम यही होता है कि इनिशियली तो पिंपल्स कम हो जाते हैं, गोरे दिखने लगते हैं, बट जैसे जैसे वो यूज़ करते रहते हैं बाद में उसका असर कम हो जाता है और फिर छोटे 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 दाने शुरू हो जाते हैं, स्किन की चमड़ी पतली हो जाती है, लाल हो जाता है, धूप में जाने के बाद चेहरा बहुत काला दिखने लगता है, एकदम फोटो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है।
तो विशेषज्ञ के द्वारा ही जाके हम अपना इलाज करना चाहिए, ना कि खुद से या किसी फ्रेंड के सलाह से। तो दर्शकों, जिस तरीके से हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पणा साहू जी ने बताया है कि त्वचा की देखभाल करना काफ़ी ज़रूरी है, और ख़ासतौर पर जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो लोग उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर उनको सावधानी बरतनी होगी कि सीधे जो टेलीविज़न पर प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं, एडवर्टाइज्ड होते हैं, उनका उपयोग ना करते हुए आप पहले किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से, किसी विशेषज्ञ से सलाह लें और उसके बाद उन प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। हमारे साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ मैम भी लगातार जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर निशा मिश्रा जी। मैम, आँखों की हमने बात की, कंजक्टिवाइटिस फैल रहा है, लेकिन एक चीज़ और है कि कुछ लोग अब ये भी सोचने लगे कि क्यों ना हम अपनी आँखों की केयर भी करें। तो किस तरीके से लोग, कुछ ऐसे उपाय बताइए जिनके ज़रिए अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे अमूमन पहले देखा जाता था कि दिन में 2-3 बार लोग आँखों को धो लिया करते थे, लेकिन अब ऐसी देखने की स्थिति नहीं मिलती। तो ऐसी कौन कौन सी टिप्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी आँखों को न सिर्फ सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि समय समय पर साफ़ करके उनकी रोशनी को बरकरार रख सकते हैं? आँखों के लिए साफ़ सफाई तो रखनी चाहिए, वो सही है, जो हमारे पुराने ज़माने से चल रहा है, आँखों की सफाई करनी चाहिए, धोना चाहिए। और दूसरी, आजकल हमारे यहाँ मोबाइल का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है, तो मोबाइल को जो है थोड़ा गैप दे के यूज़ करना चाहिए, कंटिन्यूस नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ जो है ड्राइनेस आ जाती है आइज़ में, और जो बच्चों में तो मायोपिक आई हो जाती है, इससे चश्मा, माइनस का चश्मा लगने लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। और आँख में, और यदि आप मोबाइल देख रहे हैं और डिम लाइट में देख रहे हैं, तो रात में जैसे लोग 12-1 बजे तक देखते रहते हैं, अपना नींद नहीं आती है, तो उसको डिम लाइट में देखते हैं, या लाइट बंद रहती है, वो मोबाइल की लाइट से देखते हैं, तो डिम लाइट में भी नहीं देखना चाहिए, जिससे जो है उसके पर्दे में इफ़ेक्ट आता है आँख के। और यदि आप कई लोग मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा के देखते हैं, तो ब्राइटनेस भी नहीं ज़्यादा होनी चाहिए, ब्राइटनेस से ड्राइनेस आइज़ में आती है, और ड्राई आई जो है उसमें फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, जलन होती है, और बहुत परेशान होते हैं मरीज, जो फिर उसका फिर इलाज फिर हमेशा ही चलता है, लाइफ लॉन्ग। एक बार ड्राइनेस हो गई, इसलिए इस तरह ना बहुत ब्राइट लाइट में यूज़ करिए मोबाइल, और ना डिम लाइट में यूज़ करिए, और बहुत ज़्यादा भी मोबाइल नहीं यूज़ करिए, थोड़ा थोड़ा गैप दे के यूज़ करिए। और थर्ड चीज़ ये है कि हमें आँखों को स्वस्थ रखना है, उसके लिए हमको खाने पीने का बहुत ध्यान देना है। जितने भी रंग बिरंगे फल और सब्जियां आती हैं, जैसे ऑरेंज है, मैंगो है, गाजर है, आम है, और जितने भी लाल, पीले, गुलाबी, जामुनी, हरे, जितने भी फल फ्रूट्स हैं, इनको खूब खाएं। उससे ये इन सब में एंटीऑक्सीडेंट होता है, इससे आपकी आँख भी स्वस्थ रहेगी, और ओवरऑल भी आपका स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा रहेगा, और बुढ़ापे की तरफ धीरे धीरे जाएंगे इन सब का यदि आपने सेवन किया तो। मैम, एक चीज़ और है, आजकल गॉगल्स बड़े चल पड़े हैं, कई लोग फैशन में भी लगा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो लोग हैं वो चश्मे को ऐसे यूज़ करने लगे हैं कि दिन हो या रात हो वो चश्मा लगाते हुए आपको मिलेंगे, और ख़रीदते ऐसी जगह से हैं, किसी आई स्पेशलिस्ट ने उनको प्रिस्क्राइब भी नहीं किया होता, और अपने मर्जी से कहीं से भी ख़रीदा और यूज़ करने लगे। क्या इसका प्रभाव भी आँखों पर पड़ता है? गॉगल्स तो यूजली वो धूप में यूज़ करते हैं, तो उससे कोई हार्मफुल नहीं है, और वो ज़ीरो पावर के रहते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। नहीं, कई प्लास्टिक के जो चश्मे हैं वो भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि फैशन में 24 घंटे बोले चश्मा हमारे चेहरे पर अच्छा लगता है, सूट करता है, तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब नहीं करते, कम सस्ते दामों में वो चश्मा मिल जाता है, तो क्या उससे कोई इफेक्ट आता है आंखों पर? हाँ, उससे इफ़ेक्ट ये आता है कि ये कई लोगों को प्लास्टिक से एलर्जी होती है, तो फिर उनको एलर्जिक प्रॉब्लम होने लगती है। और वैसे भी अपने मन से कोई भी चश्मा नहीं पहनना चाहिए, हमेशा आई स्पेशलिस्ट, नेत्र विशेषज्ञ की राय से ही चश्मा यूज़ करें। उसके दूसरे इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, उसमें पावर कितना है, यदि पावर ज़्यादा कम है तो उससे भी आँख में इफ़ेक्ट पड़ेगा और आँख ख़राब हो सकती है। मैम, एक चीज़ और देखने में आ रही है, कंजक्टिवाइटिस की तरफ अगर हम लौटें तो इसके किस तरीके के सिम्टम्स नज़र आते हैं? क्योंकि लोगों को पता नहीं, कई बार कंजक्टिवाइटिस नहीं होता, परेशानी कुछ और होती है, लेकिन लोग कंजक्टिवाइटिस मान के उसका उपचार करने लगते हैं। तो किस तरीके से जो प्रकार है कंजक्टिवाइटिस के, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे ये पता लग सकता है कि ये कंजक्टिवाइटिस ही है? कंजंक्टिवाइटिस में तो सबसे पहले कीचड़ आता है, आँख में कीचड़ आता है, आँख चिपक जाती है, आँखों से पानी आता है, और आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों में सूजन आ जाती है, और पेन भी होता है। तो
कंजंक्टिवाइटिस के जो इस तरह के सिम्टम्स हों, इस तरह के लक्षण हों, तो ये कंजंक्टिवाइटिस है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अपने मन से डिसाइड नहीं करना है कि ये कंजंक्टिवाइटिस। जब भी आँख में कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत आँखों के डॉक्टर के पास जाना है, उसमें कोई रिस्क नहीं लेना है। तो रिस्क नहीं लेना है दर्शकों। लगातार हमारे टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आपको नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबरों पर आप कॉल करके लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे अपना सवाल है वो पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी आँखों का और त्वचा का ध्यान रखना है। त्वचा की तरफ हम लौटेंगे। अर्पणा मैम हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मैम, एक चीज़ और देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर हम बात जब स्किन की करते हैं तो स्किन के साथ साथ हेयर फॉलिंग वो भी एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और अमूमन लोगों को ये लगने लगा है। पहले हम देखते थे शैम्पू उपयोग नहीं करते थे, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते थे उनका उपयोग होता था, लेकिन आजकल तमाम ब्रांड्स के शैम्पू आ गए हैं और लोगों को लगता है कि ये शैम्पू हमारे बालों के लिए अच्छा है और फिर हेयर फॉलिंग भी देखने को मिलती है। तो वो कैसे मतलब हम रोक सकते हैं? और क्या जो एडवर्टीजमेंट में वही सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वही शैम्पू यूज़ करें या इसमें भी सलाह लें? क्योंकि कई बार कहते हैं कि यहाँ का पानी ख़राब है या पानी में कैल्शियम ज़्यादा है, इस तरीके की भ्रामक जानकारियाँ भी निकल कर सामने आती हैं और लोग अपने मर्जी से उसका ट्रीटमेंट भी करने लगते हैं। वाटर अगर हार्ड होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे बालों पे असर करता है। मॉनसून में अगर आप देखते हैं तो फिर बाल फ्रिजी हो जाती हैं बहुत सारे, तो वो फ्रिजी होने की वजह से ब्रिटल होता है और वो जल्दी टूटते हैं। तो जैसे नॉर्मली अगर 50 to 100 हेयर फॉल होता है तो, लेकिन मॉनसून में ये बढ़ जाता है। मगर अगर अंडरलाइंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो इसका ये एक ट्रिगर फैक्टर हो सकता है और फिर वो कंटिन्यू चलते रहता है। तो शैम्पूज़ की अगर बात करें तो हमें हमेशा ही माइल्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए, सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री यूज़ करना चाहिए। जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो ज़्यादा माइल्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रीमियर। इसमें मैं बोलूँगी कि ठीक है, विशेषज्ञ की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जिनको जो सूट करता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी को एक शैम्पू सूट करता है तो किसी को दूसरा, तो वो इट इज़ अ सेल्फ कि हमें क्या सूट कर रहा है वो है। बट हाँ, स्पेसिफिकली माइल्ड शैम्पूज़ यूज़ करना चाहिए, बहुत केमिकल वाले शैम्पूज़ नहीं यूज़ करना चाहिए। और बारिश में अगर हम हेयर केयर की बात करें तो फिर जैसे नमी बढ़ जाती है तो फिर बालों में भी नमी बढ़ जाती है और क्लॉग होता है, तो यहाँ पे भी हमें फुंसियाँ, फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बालों को हमेशा से मतलब एटलीस्ट जिनके छोटे बाल हैं वो डेली भी धो सकते हैं और जिनके बड़े हैं वो एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज बाल धो। रोज़ शैम्पू लगाएं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बालों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बालों को साफ करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कोई भी त्वचा हो अगर साफ़ रहेगी तो स्वस्थ रहेगी। मैम, एक चीज़ और समझना चाह रहा था, एक कॉमन प्रॉब्लम और आ रही है आजकल लोगों के बीच में कि हाथों में ड्राइनेस आ जाती है, कई लोगों की स्किन भी जाने लगती है और ख़ासतौर पर इसी मौसम में, और लोग ये भी मान लेते हैं कि नहीं हमारी स्किन बदल रही है, एक कॉमन। और कई बार वो सावधानी नहीं रखते और हाथ को प्रॉपर वॉश नहीं करते और ये स्थिति फिर धीरे धीरे करके उनके साथ वाले लोगों के साथ भी होने लगती। तो क्या ये ऐसे फैलती है या वास्तव में ये एक प्रक्रिया है कि इस मौसम में कुछ लोगों के साथ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है? ये कंटेजियस नहीं होता है। जो हैंड एक्जिमा जो बोलते हैं वो बहुत बार क्या होता है कि हैंड ड्राई होने की वजह से या जिनको बहुत बार बार हाथ धोते हैं उसकी वजह से जो हमारी हाथ की नमी है वो कम हो जाती है। और ख़ास करके जब अभी बारिश के मौसम में क्या होता है कि नमी ऑलरेडी बनी रहती है तो फिर वो मॉइस्चराइज़र लगाना अवॉइड करते हैं। तो इसलिए खास करके एक्जिमा, सोराइसिस जहाँ पे हमें मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए तो वो नहीं लगाने की वजह से, क्योंकि चिपचिपाहट ऑलरेडी फील होती रहती है तो फिर और मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया जाता है, तो इसकी वजह से एक्जिमा, सोराइसिस बढ़ जाते हैं। तो अगेन वही मैं बोलूँगी कि मॉइस्चराइज़र लगाते रहना है, एक्सरसाइज करना है, और जब भी आप हाथ धोएं तो मॉइस्चराइज़र हाथों में लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के एलर्जी के चांसेस कम हो जाते हैं। निश्चित रूप से मैम, एलर्जी के चांसेस कम हो जाते हैं और हमारे विशेषज्ञ लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अपनी त्वचा का ध्यान रखना चाहिए और हाथों को स्वस्थ रखने के लिए समय समय पर हाथ धोने के साथ साथ मॉइस्चराइज़र का उपयोग भी आप कर सकते हैं, जिससे आपके हाथों में नमी बनी रहे। हमारे साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशा जी भी लगातार मौजूद हैं। मैम, एक चीज़ और समझना चाह रहा था आपसे कि जब आँखों की बात आती है तो लोग कई सारे प्रिकॉशंस यूज़ भी करते हैं और फिर भी कई बार हम देखने में आ रहे हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चे हों उनको आई से लेकर संबंधित परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। और जैसे कि आपने भी जिक्र किया, इसका सबसे बड़ा कारण मोबाइल, क्योंकि मोबाइल में लोग घंटों बिता रहे हैं।
तो क्या इसमें कोई हम लेंस का उपयोग कर सकते हैं या चश्मे का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर में भी और अमूमन अब तो हर दूसरा व्यक्ति कंप्यूटर पर काम कर रहा है और घंटों काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हम एक निश्चित दूरी रखने के साथ साथ किसी चश्मे का उपयोग कर सकते हैं जिससे जो किरणें आ रही हैं या जो ब्राइटनेस आ रही है उसको हम कंट्रोल कर सकें, और इस दौरान हम किस तरीके से अपने आंखों का देखभाल भी करें कि जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो बीच में 15 मिनट का गैप लेके हमारी आंखों को बंद करके थोड़ा सी राहत देने की कोशिश करें, या कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं? ये जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो आई प्रॉब्लम है इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। ये आज क्योंकि कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है तो ये बहुत ज़्यादा होने लगा है। इसमें मेनली कंप्यूटर या मोबाइल लंबे टाइम तक यूज़ करने से ड्राइनेस आइज़ में आ जाती है। इसका सबसे अच्छा जो तरीका है कि आपको कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम नहीं हो, उसमें ये है कि हर 15 मिनट में आप अपनी पलक को झपक लें, क्योंकि कंटिन्यूस देखते हैं तो वाटरिंग नहीं हो पाती कॉर्निया की और इससे ड्राइनेस होती है। आप पलक को झपकते हैं, बस एक बार ही झपकिए, कंप्यूटर से चेहरा थोड़ा अलग कर लीजिए और झपक लीजिए और आपकी वाटरिंग, आइज़ की वाटरिंग हो जाएगी और आपको कभी कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम नहीं होगा। और आजकल ग्लासेस भी आते हैं, वो ग्लासेस यूज़ करें जिससे कि वो लाइट जो है डायरेक्ट आइज़ में नहीं आए, तो वो ग्लासेस भी आप कंप्यूटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ग्लासेस भी आप कंप्यूटर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, चश्मे का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात 15 मिनट के पहले जो है हमें ये लगातार ध्यान रखना है कि अपनी पलकों को झपकाना है, और अगर ज़रूरत पड़े, ज़्यादा परेशानी हो रही तो आंखों को धो भी सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर हमें अपनी आंखों का ध्यान रखना है। हमारे साथ स्किन रोग विशेषज्ञ लगातार बनी हुई है। मैम, एक जाते जाते आपसे एक सवाल ये भी समझना चाह रहा हूँ कि तमाम बातें तो हमने कर ली, लेकिन एक कॉमन चीज़ होती है कि पहले हम देखते थे कि लोग बतौर एंटीबायोटिक सरसों के तेल का इस्तेमाल किया करते, और आजकल हम देखते हैं कि तेल लगाना किसी को पसंद नहीं है, सभी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए। तो क्या वो पुराने नुस्खे ठीक हैं या पुरानी वो औषधि ठीक है या ब्यूटी प्रोडक्ट्स? सरसों का तेल थोड़ा जिनकी स्किन सरसों का तेल कभी कभी इरिटेंट हो सकता है, तो लेकिन जिन्हें सूट करता है वो ज़रूर लगा सकते हैं। नारियल का तेल एक बहुत अच्छा घरेलू जो मॉइस्चराइज़र बोल सकते हैं। नारियल का तेल बहुत अच्छा है, वो हमेशा लगा सकते हैं। हाँ, बट उसमें कपूर वगैरह नहीं डाले। बहुत लोग क्या करते हैं कि नारियल के तेल में कपूर डाल के और फिर लगाते हैं, वो भी एक इरिटेंट का काम करता है। नारियल का तेल और जिससे सूट होता है वो तिल का तेल भी लगा सकते हैं। सरसों का तेल जिनको सूट करता है वो लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में। मैम, जाते जाते आप क्या कुछ संदेश या कुछ ऐसी टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो दर्शक अपनी त्वचा का ध्यान रख सके और इस बात को मतलब समझे भी कि त्वचा हमारे लिए बहुमूल्य है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो मॉइस्चराइज़र अकॉर्डिंग टू द वेदर लगाते रहना चाहिए। सर्दी हो, गर्मी हो, ठंडी हो, सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करते रहना चाहिए। और क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं वो तो आती रहती है, जैसे मैम ने बताया कि मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर में से किरणें जो आती रहती है वो सिर्फ आँखों को नहीं, हमारे फेस को भी डैमेज करता है। तो उसके लिए सनस्क्रीन हमेशा लगाने से भी हम एक फ़ायदा होता है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। थर्ड, अगर मैं फंगल इन्फेक्शन जाते जाते मैं बोलूँ तो स्टेरॉइड क्रीम नहीं यूज़ करें। जालिम लोशन, डेरोबिन लोग लगा लेते हैं, लगता है कि उससे जल जाएगा, वो नहीं यूज़ करें। ये 4 मेन मैं बोलना चाहूँगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। फ़िलहाल कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया, हम जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजला सुफला मलयज शीतला, शस्य श्यामलां मातरम्,
जय हे जय हे जय हे ब्रेक के बाद पुनः नमस्कार एमपी में आपका स्वागत है। टेलीविजन स्क्रीन्स पर लगातार हम हमारे नंबर्स जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। नंबर्स पर आप कॉल करके हमारे जो गेस्ट हैं उनसे लगातार अपने जो सवाल हैं उनका समाधान पा सकते हैं। हमारे साथ वीडीएस राणा जी भी जुड़ गए हैं, औषधि रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर निशा मिश्रा जी जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं वो लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। सीधे औषधि विशेषज्ञ के पास चलेंगे। सर, एक बड़ी चीज़, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बड़ी चीज़ सर ये है कि अभी मैम से भी मैं यही चर्चा कर रहा था कि लोग आजकल औषधि को लेकर काफ़ी लापरवाह हो गए। क्योंकि औषधि जब तक औषधि है, जब तक वो ठीक तरीके से ली जा रही है, किसी के मार्गदर्शन में ली जा रही है। लेकिन आजकल लोगों में एक आदत पड़ गई है कि कोई भी बीमारी आती है तो सबसे पहले खुद का उपचार स्वयं से करने लगते हैं। तो ऐसे भी कई लोग आपके पास भी पहुंचते होंगे। तो क्या लगता है, ये ठीक है या फिर औषधि अपने मर्जी से ना लेते हुए विशेषज्ञों से लेना चाहिए? नहीं, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए हमें कभी भी कोई औषधि, खासकर जैसे कि अभी जो आई फ्लू चल रहा अपना जो है, जो अपने नेत्र की बीमारी जो इस समय खासकर कंजक्टिविटिस फैला हुआ है, इसमें हम, या इसमें ही नहीं बल्कि कोई भी मेडिसिन हो, हम हमेशा किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर की बगैर सलाह के ना लें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग डायरेक्ट मेडिकल वाले के पास चले आते हैं, रिटेलर के पास चले आते हैं दवा लेने, तो वो कहीं से सही नहीं है। हमें जब तक कि किसी डॉक्टर से सलाह न लें या जब तक कि उस रोग के बारे में पूरी जानकारी हम डॉक्टर से सलाह लेके लेते हैं, तभी मेडिसिन लेना चाहिए। डायरेक्ट मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो डायरेक्ट मेडिसिन ना लें। सर, एक चीज़ और समझना चाह रहा था मैं कि जब बात औषधि की आती है तो हम देखते थे कि पहले ये बीमारियां, इस तरीके का संक्रमण देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे खान पान में भी वो चीज़ें रहती थी। और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हम, जिसको दादी नानी के नुस्खे भी कहते हैं, वो भी लोग उपयोग करते थे। तो आज भी कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ऐसे, लेकिन उन प्रोडक्ट्स के अलावा कई हम देख रहे हैं कि सीधे जाके कि नहीं, इससे हमारी त्वचा ठीक रहती है, इससे हमारी हेल्थ ठीक रहती है, और कई तरीके के सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं, तो वो भी लोग उपयोग कर रहे हैं। तो आपके पास भी कई लोग आते होंगे कि भाई सप्लीमेंट्स भी चाहिए, और कई बार बिना मार्गदर्शन के इस तरीके की चीज़ें लोग ले लेते हैं। तो ये इन केसेस, जो ये केस आते हैं, तो उनको लेकर आप क्या बात कहना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये डायरेक्ट लेना ठीक है? क्योंकि ख़ासतौर पर मैं सप्लीमेंट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे हम आँखों की बात कर रहे हैं तो आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बोले वो एक सप्लीमेंट आया है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको यूज़ करके देखिए, तो ये ठीक है क्या सर? नहीं, ये टोटल गलत है। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और ख़ासकर आजकल का जो युवा है वो अपनी बॉडी को बनाने के लिए कुछ शॉर्टकट तरीके अपनाने लगा है। शॉर्टकट तरीके अपनाने से उसके शरीर को नुकसान होता है, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे जो ट्रेनर भी हैं या जो जिम चला रहे हैं, कहीं कहीं उसमें ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं कि बगैर पूरी उसकी जांच किए हुए या उसकी पूरी जानकारी युवा की लिए हुए उसको जो है सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। सप्लीमेंट्स में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम ऐसे सप्लीमेंट्स का उपयोग करें जिसमें स्टेरॉयड ना हो, क्योंकि स्टेरॉयड लेने से हमारे शरीर में बहुत सारे डिसफंक्शन उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हमारी मेमोरी वीक होने लगती है, हमारे लीवर, किडनी और हार्ट पर भी असर आता है। तो हम जब भी कोई अपनी बॉडी बनाने के लिए जिम के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उसके बारे में टोटल पूरी किसी एक जो जिम स्पेशलिस्ट होते हैं या जो उसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, उसकी जानकारी के बगैर हम ना लें। और सप्लीमेंट्स की मात्रा एक लिमिट में रखें, उसको एक लंबे समय तक ना लें, एक कम समय लेकर ही उसको बंद कर दें। विशेषज्ञों की राय बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ जी डॉक्टर निशा मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई। मैम, एक चीज़ और समझना चाह रहा था आँखों से लेकर ही, कि हम देखते हैं कि कई बार, क्योंकि अभी कंजक्टिवाइटिस लगातार फैल रहा है, तो ड्रॉप्स को लेकर भी लोगों के मन में एक चीज़ होती है कि डॉक्टर को तो दिखा दिया लेकिन इरिटेशन हो रही है, तो जो ड्रॉप दिन में सिर्फ 3 बार डालना है, 2-2 बूंद, कई बार लोग उसके एक्सेसिव पॉइंट्स लेने लगते हैं कि ये 2 ड्रॉप डालें तो 2 की जगह 4 डालिए, और लोगों को लगता है कि नहीं, इससे रिलीफ हो जाएगा। तो इसका भी कोई ड्रॉबैक? हाँ, बहुत बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। जितना डॉक्टर ने आपको सलाह दी है उतना यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा यूज़ करने से आँख में असर पड़ता है
और आँख की रोशनी भी कम हो जाती है। तो या ऐसा नहीं कि एक बार डॉक्टर से लिखवा के ले लिया फिर अपना मेडिकल स्टोर से खरीद के डालते रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे तो आँख ख़राब हो सकती है। तो लंबे टाइम तक अगर आई ड्रॉप्स का आप यूज़ करेंगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। मैम एक चीज़ और समझना चाह रहा था, कंजक्टिवाइटिस अभी हम देखने में आ रहा है, कितने पीरियड तक लोगों की आंखों में ये रहता है? क्योंकि कई बार देखना हम 7 दिन भी, कई लोगों को 15 दिन भी लग रहा है और कई केसेस तो 1-1 महीने के भी आ रहे हैं। तो क्या वाकई में ये कंजक्टिवाइटिस ही है या कोई और बीमारी है, या ये बीमारी इतने लंबे समय तक रहती है? जो कंजंक्टिवाइटिस है और आपने टाइमली यदि दवा ले ली, आई ड्रॉप्स डाल लिए, तो वो हार्डली 2 या 3 दिन रहती है। और यदि जैसे मेडिकल स्टोर से दवा ले लेते हैं या अपने सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, खुद इलाज करने लगते हैं, उन लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका लंबे लंबे टाइम तक खिंच रहा है, क्योंकि वो प्रॉपर दवाई उन्होंने टाइम से नहीं ली है। यदि टाइम से दवा लें तो मैक्सिमम 5 दिन में ये ठीक हो जाती है, 2 दिन में तो काफ़ी कम हो जाती है, फिर 5 दिन तक पूरी ख़त्म हो जाती है, आदमी एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो जो इस मेडिकल स्टोर वाले स्टेरॉइड वाली आई ड्रॉप्स दे देते हैं, तो इस स्टेरॉइड वाली आई ड्रॉप से इन्फेक्शन फ्लेयर अप बढ़ जाता है, फिर उनको टाइम लगता है। तो दवाई जो है हमेशा आँखों के डॉक्टर से लिखवा के लें, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो थोड़ी सी सावधानी अगर आपने रख ली, अगर आपको आंखों में परेशानी है, जलन हो रही है या इचिंग हो रही है, तो आप तुरंत जो है घरेलू नुस्खे ना अपनाएं, ना मेडिकल स्टोर जाएं। सबसे पहले रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास पहुँचें, उनको अपनी आंखें दिखाएं। और अगर कंजक्टिवाइटिस है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 दिन की बात है। कुछ सावधानियां रखेंगे तो ना सिर्फ अपने आप को बचा सकेंगे बल्कि दूसरों को भी बचा सकेंगे। हमारे फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है, फ़ोन इन लाइन कार्यक्रम है, यहाँ टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे होंगे। इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे जुड़ सकते हैं, अपने सवालों का समाधान पा सकते हैं। VDS राणा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, औषधि रोग विशेषज्ञ, औषधि विशेषज्ञ माफ़ कीजिएगा। सर अगर हम बात करें दवाओं की, तो दवाओं को लेकर एक चीज़ बनी हुई है, जैसे मैम भी जिक्र कर रही थी कि प्रिस्क्रिप्शन 3 दिन का है, लेकिन उस दवा को लाइफ स्टाइल में डाल लेते हैं लोग कि इसको लेने से आंखों की रोशनी बढ़ी जाएगी। और कई बार वो ड्रॉप है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लगातार चलती रहती है और कई हानियाँ भी देखने को मिलती हैं। ये केसेस आपके पास भी आते होंगे, लोग लगातार यूज़ कर रहे हैं, मना करने के बाद भी लोग जिद करते हैं कि ये आई ड्रॉप ही चाहिए हमें, इसका उपयोग ही करना है। ये सही कह रहे हैं आप इस बात को। मैडम ने जैसा कि नेत्र के बारे में बताया है, क्योंकि आई जो है, हमारी आंखें जो हैं बड़ी सेंसिटिव हैं और बहुत ही कीमती हैं जी। तो हम खासकर बगैर डॉक्टर की सलाह के इसको ना लें। क्योंकि हमारे पास भी ऐसे कुछ लोग आते हैं कि साहब हमको ये ड्रॉप आप जो है दे दीजिए, तो हमारा सबसे पहले यही रहता है कि आप कितने समय से इसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स वगैरह उसको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक ही या 7 दिन तक जो है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन कई बार जो कस्टमर होता है वो काफ़ी लंबे समय तक उसको बगैर किसी डॉक्टर की अनुमति के उसको यूज़ करता रहता है, तो कहीं वो टोटल गलत काम कर रहा है, क्योंकि उसको अत्यधिक मात्रा में डालने से या उसकी क्वांटिटी को वो करने से उसकी आँखों में या वैसे भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें वो कि हम डॉक्टर ने अगर हमको 3 दिन का बोला है तो हम 3 दिन ही उसका उपयोग करें। अगर 5 दिन का प्रिस्क्रिप्शन है तो 5 दिन का उपयोग करें, उससे अधिक उपयोग ना करें उससे। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं प्रयागराज से, रमेश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है रमेश कुमार जी आपका। नमस्कार MP में जी, सवाल पूछिए सर। जी, ये बच्चों और जो मतलब बड़ों में भी देखने को आ रहा है, आंखों में भाजी टाइप का लाल लाल हो, आंखों से पानी निकल रहा है, मतलब इंफेक्शन का ही पता चल रहा है। तो इसमें क्या परहेज और कौन से आई ड्रॉप यूज करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपका सवाल आ गया। ये कंजंक्टिवाइटिस जो आजकल फैला हुआ है, अपन चालू उसमें ये आम भाषा में इसको हम आई फ्लू कहते हैं। ये बहुत पूरे इंडिया में, पूरे भारत देश में बुरी तरह फैला हुआ है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। इसमें आई ड्रॉप्स आती हैं, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स आती हैं, वो आप नेत्र रोग विशेषज्ञ जो आपके शहर में हो उनसे सलाह करके उसको डालिए। ठीक 1-2 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 डेज़ में ये ठीक हो जाएगा। तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से लिखवा के और डालिए। ऐसे प्रोग्राम में ऐसे आई ड्रॉप नहीं बता सकते, बिना मरीज को देखे नहीं बता सकते हैं। तो रमेश जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिशा मिश्रा जी ने साफ तौर पर बताया कि अब ये इसमें घबराने की बात नहीं है, आई फ्लू ये हो सकता है और आपको सीधे नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना है और उनसे परामर्श लेने के बाद जो आगे आपको इलाज के लिए बताया जाए, जो दवाएं
बताई जाएं, वो दवाओं का उपयोग करके आप इस बीमारी से पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। औषधि विशेषज्ञ हमारे साथ VDS राणा सर लगातार बने हुए हैं। सर, एक चीज़ और देखने में आ रही है, क्योंकि हम बात त्वचा रोग की भी कर रहे हैं, और त्वचा रोग को लेकर कई सारे प्रोडक्ट्स हम देखते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और कई बार तो डॉक्टर का प्रिस्क्राइब पर्चा भी नहीं होता, और लोग सिर्फ आपस में जो चर्चा होती है कि इस क्रीम से मुझे फ़ायदा हो गया या इस प्रोडक्ट से मुझे फ़ायदा हो गया, आप भी इसको उपयोग करें और लगाएं। और कई बार हम देखते हैं कि दवा स्टोर के जो संचालक हैं वो मना भी करते हैं, फिर भी लोग जिद करके उस नहीं तो किसी और मेडिकल स्टोर से वो जाके दवा ले लेते हैं, तो उसकी भी हानियाँ देखने को मिलती हैं। आपका एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जनरली ये बाज़ार में देखने को मिलता है, हमारे पास भी ऐसे कुछ कस्टमर्स आते हैं कि जैसे किसी पड़ोसी ने कोई क्रीम चेहरे पे लगाई है, थोड़ा उसको कहीं फ़ायदा दिखता है, कुछ भी ऐसा लगता है, तो निश्चित है कि उसी डब्बी को लेके वो चला आता है या उसी प्रोडक्ट को लेके चला आता है। वो कहता है मुझे यही यूज़ करना है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जिस व्यक्ति ने वो आपको डब्बी दी है या वो प्रोडक्ट दिया है या जिसने उपयोग किया है, उसके उसमें और आपके उसमें डिसीज़ में फ़र्क हो सकता है। तो हम बगैर किसी डॉक्टर की सलाह के कोई भी स्किन क्योंकि बड़ी सेंसिटिव स्थिति है स्किन की, इसमें कोई भी चीज़ अगर आप हाईली केमिकली उपयोग कर लेंगे तो निश्चित है उसमें इन्फेक्शन होगा। तो निश्चित है कि जो आप जिस चीज़ के लिए आए तो उससे और कोई बढ़ के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके साथ में, चेहरे पे, स्किन पर जो है। तो हम डॉक्टर की हर इस मामले में खासकर सलाह लें, और जो डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करता है उसी क्रीम वगैरह का हम उपयोग करें। दूसरी बात, एक लंबे समय तक हम क्रीम वगैरह का उपयोग ना करें, इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि निश्चित है कि जितनी भी क्रीमें बाज़ार में आती हैं उनमें कहीं ना कहीं केमिकल, किसी की मात्रा कम, किसी की अधिक, तो हर एक की त्वचा का थोड़ा सा अलग अलग सेंसिटिवनेस है, तो उसमें उसको इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं और उसको नुकसान हो सकता है। तो ये विशेषकर ध्यान रखें कस्टमर कि हम किसी दूसरे कहने पे कोई क्रीम का उपयोग ना करें, स्वयं पहले देख लें, डॉक्टर से सलाह ले लें। तो डॉक्टर की सलाह किसी भी बीमारी में ज़रूरी होती है, यही कारण है हमारी भी लगातार आप लोगों से अपील है, जो दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं आपके लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर निशा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई। मैम, एक चीज़ और आ रही है, जैसे हमारे कॉलर ने भी पूछा, कंजक्टिवाइटिस इतनी फैल रही है, उसके बावजूद भी लोगों को पता नहीं है कि इसमें प्रिकॉशंस क्या रखना है, और क्योंकि लक्षण तो आपने बता दिए, प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो आँखों को लोग धो भी रहे हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आती है कि प्रिकॉशंस में लोग कई बार पूरी फैमिली को ये हो जाता है, और उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि टॉवल अलग नहीं होता, या जो हाथ हैं वो प्रॉपर धोते नहीं हैं। तो यहाँ पर कैसे सावधानी रखें, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी यही है जिसके कारण ये बीमारी तेज़ी के साथ फैलती हुई नज़र आ रही है। इसमें ये है कि जैसे मरीज ने एक जगह छुआ, मान लीजिए टेबल में छुआ, और दूसरा जो उसका फैमिली मेम्बर है, बच्चा आया, उसने उस जहाँ मरीज ने छुआ था टेबल में वहाँ छुआ, और उसके बाद उस बच्चे ने अपनी आँख में यदि हाथ लगाया तो उसको हो जाएगा। ये कांटेक्ट से मतलब इस तरह से फैलता है। और इसके लिए यही प्रिकॉशन है कि जो मरीज घर में, जैसे मान लो किसी एक मरीज को हो गया, तो उसके पर्सनल बिलोंगिंग, जो उसकी खुद के यूज़ करने की जो चीज़ें हैं, जैसे रुमाल हुआ, तकिया हुआ, बिस्तर हुआ, वो थोड़ा अलग रखें, थोड़ा रहे वो, जिससे और जो वहाँ और जो भी फैमिली के अन्य सदस्य हैं, वो सदस्य जो हैं कभी भी अपनी आँख में हाथ लगाएं तो साबुन से रगड़ के हाथ धो लें, तभी आँख में हाथ लगाएं। मेन परहेज ये है कि आँख में हाथ लगाएं तो साबुन से हाथ धो के लगाएं। अदरवाइज़ यदि घर में मरीज है, उसने कई जगह छुआ होगा और वहीं पे उसने अन्य सदस्य ने छुआ और आँख में हाथ लगा लिया तो उसको हो जाएगा। मेन परहेज है कि मरीज अलग रहे और उसकी जो खुद की व्यक्तिगत चीज़ें हैं वो उसको कोई अन्य सदस्य उसको टच नहीं, छुए नहीं तो वो फैल जाएगा। तो दर्शकों, आपने सुना हमारे विशेषज्ञों ने क्या कुछ टिप्स दिए कि अगर कंजक्टिवाइटिस से आपको बचना है और किसी के यहाँ आपको हो भी गया या आपको स्वयं को भी हो गया तो घबराएं नहीं। थोड़ी सी सावधानी अगर आप रखेंगे तो इस बीमारी से ना सिर्फ आप जीतेंगे बल्कि इससे अपने परिवार के अन्य सदस्यों को बचाएंगे भी। VDS राणा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, औषधि विशेषज्ञ हैं। सर, दवाओं की अगर हम बात करें तो एक बड़ा विस्तार सी चीज़ निकल कर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, और हम बात करें कंजक्टिवाइटिस की तो सिर्फ एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी और हम अगर बात करें तो आयुर्वेद की भी कई सारी मेडिसिन आ रही हैं, उसका भी लोग लाभ लेना चाहते हैं। तो ऐसी दवाएं भी जो हैं आ रही हैं मार्केट में, लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाती है कि विशेषज्ञों की राय नहीं होती, सिर्फ नुस्खा होता है
मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाते हैं और दवा मांगने लगते हैं कि ये दवा चाहिए हमको, तो ऐसे भी कुछ केसेस आते होंगे? बिल्कुल आते हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि नेत्र के मामले में हम कोई लापरवाही ना बरतें और इसमें अपनी ना चलाएं और डॉक्टर की सलाह से ही, खासकर जो क्योंकि एलोपैथिक जो इसमें आई ड्रॉप्स आते हैं वो ज़्यादा कारगर हैं, क्योंकि इमीडिएटली हमको थोड़ा रिलीफ चाहिए होता है। और जो दूसरी मेडिसिन्स हैं, खासकर अपन अगर आयुर्वेद में बोलें तो थोड़ा सा वो टाइम लेती हैं। तो सबसे अभी प्राइमरी स्टेज पे अगर मैं कहूँ आपसे तो यही कहूँगा कि अभी जो एलोपैथिक जो भी आई ड्रॉप्स वगैरह हैं, जिसमें खासकर एंटीबायोटिक वगैरह हैं, जो फंगल मतलब अपने आई वायरल जो एक तरह से आँखों में अपन बोल सकते हैं उसको वायरस इन्फेक्शन टाइप है, उसमें उसका उपयोग करें। तो यहाँ पर भी सावधानी रखने की बात है कि जो विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह पर ही आपको कोई भी दवा का उपयोग करना है। डॉक्टर निशा जी भी हमारे साथ हैं। मैडम, आंखों की रोशनी की बात अभी हम कर रहे थे कंजक्टिवाइटिस के साथ साथ, आपने इस बात को भी बताया कि भाई कंप्यूटर ज़्यादा चलाएं तो किस तरीके से प्रिकॉशन रखें, लेकिन एक अच्छी डाइट की बात भी होती है और आप लोग कई बार पेशेंट्स को ये चीज़ बोलते भी हैं कि डाइट भी अच्छी लें और जो चश्मा अगर आपको लगा है, आपकी आंखों में नंबरों का चश्मा है, तो उसको लगातार पहने। लेकिन हम देखते हैं कि लोग चश्मा नहीं लगाते, चश्मा बनवा भी लिया, दिखवा भी लिया, ड्रॉप्स भी ले लिए, लेकिन चश्मा लगाना नहीं। और इस आदत के कारण कई बार ये चीज़ें भी होती हैं कि जो नंबर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ये चश्मा यदि डॉक्टर ने आपको सलाह दी चश्मा लगाने की, तो चश्मे को अवश्य पहने, क्योंकि बहुत से बच्चों में मतलब ये बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चों को चश्मे का नंबर दिया, बच्चे छोटे होते हैं, उनको नहीं लगाते हैं, उनको अनकंफर्टेबल लगता है, तो बच्चों को चश्मे की आदत ज़रूर लगाएं, क्योंकि अभी चश्मे से उसको दिख रहा है, लेकिन एक उम्र के बाद 8 साल के बाद उसका जो है फिर चश्मे से भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा और वो हमेशा जीवन भर के लिए उसको कम दिखता रहेगा। तो यदि डॉक्टर ने आपको सलाह दी है तो चश्मा अवश्य पहने, उसको वो नहीं करे नहीं मेरे को सूट नहीं करता और मेरे को जम नहीं रहा, मैं पहन नहीं पा रहा, उसमें अनकंफर्टेबल फील हो, ये इसको थोड़े दिन में आदत पड़ जाती है। और चश्मा यदि डॉक्टर ने सलाह दी तो उसको अवश्य पहने, बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि बाद में उनको नौकरी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो कहीं वो आँख से नहीं दिखता, आँख से कम दिखता है, इस कारण वो रिजेक्ट नहीं हो जाए। तो बच्चों का स्पेशली ध्यान दीजिए, यदि डॉक्टर ने चश्मा एडवाइस किया है तो ज़रूर पहनाइए, नहीं तो बाद में वो चश्मे से भी उसको नहीं दिखेगा। इसको एम्ब्लाइपिया कहते हैं, एक बार एम्ब्लाइपिया हो गया उसके बाद फिर चश्मे का नंबर, रेटिना जो पर्दा है वो सेट हो जाता है, फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, चश्मे से भी उसको नहीं दिखेगा। तो चश्मा यदि डॉक्टर ने सलाह दी है तो अवश्य पहने चश्मा ज़रूर पहने। मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा था कि आंखें कमज़ोर हैं, इसका पता कैसे लगाएं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं जो छोटे बच्चे हैं या बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करके देख रहे हैं या उनके सर में दर्द होता है तो वो कई बार रोते भी हैं, लेकिन जो अभिभावक हैं वो समझ नहीं पाते कि इनको कम दिख रहा है या परेशानी है। तो ऐसे कैसे पता लगाएं कि भाई किसी अभिभावक को कैसे पता चले कि हमारे बच्चे को आँख की समस्या है? एक तो कभी कभी बच्चों की एक्टिविटी से पता पड़ जाता है कि बच्चे को कम दिख रहा है, जैसे कि वो जैसे दूर कैलेंडर है तो सब लोग बोलेंगे कि उसमें वो दिख रहा, वो बोलेगा मुझे नहीं दिख रहा, या टीवी में नहीं दिख रहा है। स्कूलों में टीचर्स बताती हैं कि ये फ्रंट में बैठता है तो उसको अच्छे से जवाब देता है, पीछे उसको दिखता नहीं है, कुछ तो इस तरह से पता पड़ जाता है कि बच्चे को कम दिख रहा है। और दूसरा ये है कि हम लोगों को रूटीन में जब 4-5 साल का बच्चा हो जाए जी। तो उसका आई टेस्ट करा देना चाहिए, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि बच्चे को चश्मा लगेगा कि नहीं लगेगा। यदि चश्मा लगता है बच्चे को तो उसको अवश्य लगाए, उसका जीवन का सवाल हो जाता है, जीवन भर कैसा दिखेगा उसका सवाल हो जाता है। तो ये बड़ी बात मैम ने कही है कि आँखों की रोशनी बरकरार रखने के लिए आपको तमाम सावधानियां तो रखनी है, लेकिन अगर किसी की आँख कमज़ोर है तो यहाँ पर आपको सीधे तौर पर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर सही तरीके से आप अपनी आँखों का देखभाल करें। कार्यक्रम में चलते चलते अंतिम संदेश भी ले लेते हैं। मैम, आखिरी में जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आँखों से संबंधित? एक वहाँ मतलब कहा जाता है, कहावत है, आँख है तो जहान है, आँख से ही दुनिया है, उसी से आप लोग देखते हैं। और आप कभी किसी अंधे मनुष्य से पूछेगा उसका जीवन कैसा होता है, आँख से ही सब खुशियाँ आती हैं, सब नज़ारे दिखते हैं। तो आँख की देखभाल अच्छे से करें, खाना पीना अच्छे से खाएं, जितने भी रंग बिरंगे
फूल फल सब्जियां हैं वो खूब खाएं, दूध लें, घी लें, इन सब चीज़ों में विटामिन ए होता है। चलिए, एंटीऑक्सीडेंट हेल्थी होता है। डाइट रखें और जो तमाम प्रिकॉशंस जो हमारे विशेषज्ञों ने बताए हैं उनका पालन करें। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज हमने त्वचा की बात की, आंखों की बात की और औषधि की बात की। तो इनका जीवन में खासा महत्व होता है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति के साथ जुड़ाव भी ज़रूरी है। नमस्कार एमपी में अगली बार हम किसी और विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।